हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज नो इट फ्रॉम लीडर्स, जहां हम डाइवर्स सेक्टर के सक्सेसफुल लीडर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जिससे आपको आपके करियर को बेहतर शेप करने में हेल्प मिलेगी। नो इट फ्रॉम लीडर्स सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नितिन शर्मा, जो रिलायंस फाउंडेशन में रीजनल हेड की पोजीशन पे सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू मनीष। सो सर, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। कैसे आपने शुरुआत की, लाइक आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी पहली जॉब, और कैसे आप इस सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में आए? बिल्कुल मनीष, थैंक्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए कि आपने डेवलपमेंट लीडर्स को बुलाया है लोगों के सीखने के लिए, उसके लिए थैंक्स। मुझे अच्छा लगा वो सुन के। बट मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरी भी जो जर्नी शुरू हुई है डेवलपमेंट सेक्टर में, वेस्टर्न राजस्थान के एक छोटे से इवन तहसील से, वहां से मैं पढ़ा था। तो उन लोगों को प्रोफेशनली जनरली यही पता होता है कि उनको दो ही चीजें करना है लाइफ में। एक, या तो उनको, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, या तो उनको इंजीनियर बनना होता है या फिर उनको डॉक्टर बनना होता है। तो उस केस में मैंने सेकंड वाला चुना, इंजीनियर, क्योंकि डॉक्टर बनना थोड़ा सा ज्यादा मुझे टफ भी लग रहा। तो मैंने इंजीनियर बनने के लिए प्लान किया, और फॉर्चुनेटली मुझे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर में एडमिशन मिला, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। वहां पे मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो वहां से मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई। तो जब तक हम थर्ड ईयर में थे, मतलब जस्ट फाइनल ईयर से पहले वाले साल, तब तक मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स, दो ही चीजों में अपना करियर देखते थे। कुछ लोग सोचते थे कि जो भी ये फार्म इक्विपमेंट्स हैं, उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं, उसमें ही हमें अपना करियर बनाना है, बिल्कुल टिपिकल टेक्नोलॉजिकल साइड में अपना करियर बनाना है। कुछ लोग ऑप्ट करते थे सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं, जो काम है, उनको ऑप्ट करते थे। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि जब फाइनल ईयर में हम लोग थे, और हमारा एक कैंपस इंटरव्यू के लिए हमारे पास प्रदान ऑर्गेनाइजेशन आई, तो मुझे जस्ट क्यूरियोसिटी वाइज मुझे लगा कि यार ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। इवन इसका नाम मुझे लगा कि यार ये किस तरह का नाम है, क्योंकि कंपनीज का नाम हमने कभी ऐसा नहीं सुना था। हम लोग जनरली महिंद्रा एंड महिंद्रा को जान रहे थे, क्योंकि ट्रैक्टर कंपनीज हैं, इन सबको हम जान रहे थे। तो ये नाम इंटरेस्टिंग था, और इसके बाद ये चीज भी इंटरेस्टिंग थी कि एक एनजीओ है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू करने आए। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एनजीओज और इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्या, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ क्या करने वाले हैं। और मैंने वो इंटरव्यू में बैठा और मैंने डिटेल्स देखी, जो प्रदान के जो प्रोफेशनल्स वहां पे आए थे रिक्रूट करने हम सबको। मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शेयर किया कि किस तरह से डिफरेंट प्रोफेशनल्स, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डॉक्टर्स, इवन अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग किस तरह से आके डेवलपमेंट सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं, और अच्छे ढंग से वो अपना करियर बना रहे हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये था कि मैं पहली बार वहां पे ये रियलाइज कर पा रहा था कि एक प्रोफेशनल होके, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होके, कोई डेवलपमेंट सेक्टर में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। और इवन मैंने ये भी देखा कि कितनी गरीबी है इंडिया में, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी थ्रू प्रदान, ये मुझे लगा कि ये तो मुझे एक्सप्लोर करनी है, और इसको करने के लिए फिर मैंने ऑप्ट किया कि ठीक है, मैं डेवलपमेंट सेक्टर में जाता हूं, और मैं एटलीस्ट देखता हूं कि ये किस तरह से काम होता है, और किस तरह से मैं इसमें कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। तो उस तरह मेरी शुरुआत हुई थी इस सेक्टर को लेके, मनीष। तो सर, जैसे आप आज रिलायंस फाउंडेशन में इतनी सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ रिलायंस फाउंडेशन तक आपका पहुंचना कैसे हुआ, उस पर थोड़ा बताइए। हाँ मनीष, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब इतनी लंबी जर्नी मैंने कहाँ से शुरू की थी। मतलब रीजन मैंने बताया ना, रीजन सिर्फ क्यूरियोसिटी एक रीजन था कि चलो देखते हैं कि आखिर डेवलपमेंट सेक्टर में क्या होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं इस टर्म्स में काफी फॉर्चुनेट रहा कि जो जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला डेवलपमेंट सेक्टर की, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिनमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ था।
जो अब मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बता दूं कि प्रदान एक एनजीओ है, एक रेनाउंड एनजीओ है और लगभग 80s अर्ली 80s में स्टार्ट की थी। ये कुछ आईएम्स के स्टूडेंट थे और कुछ आईआईटीज के स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था, शुरू किया था। ये प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन करके इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये बहुत डेवलपमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें जो बहुत ही ग्रास रूट पे जाके काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही रही है। तो मैंने जब प्रदान में ज्वाइन किया और जो एनर्जी थी अंदर, वो एक इच्छा थी कि कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिसमें ज्यादा मजा आए। तो मैंने सोचा कि सबसे जो टफ हो सकता है, सबसे जो टफेस्ट है, सबसे जो चैलेंजिंग है, वो चीज ऑप्ट की जाए। मैंने ऑप्ट किया कि मैं झारखंड जाके काम करूंगा और वो झारखंड के भी टिपिकली जो डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, उस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे जाके काम करूंगा। वो मुझे ऑप्शन मिला। वो जो मेरा डिसीजन था वो बहुत बड़ा एक चेंजिंग, एक टर्निंग पॉइंट था मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। मैंने ये झारखंड जब मैं पहुंचा और वहां पे मैंने जब काम करना शुरू किया, तब वो मेरे लिए बिल्कुल ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ही मार्जिनल कम्युनिटी, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनके साथ में मैं वहां जाके काम कर रहा था और मैं पहली बार देख रहा था कि सच में इतनी ज्यादा गरीबी भी इंडिया में है। फूड सिक्योरिटी अपने आप में एक इशू है इंडिया में, ये मैंने पहली बार रियलाइज किया जब मैं झारखंड में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने के लिए गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था और मैंने वहां से ये डिसीजन धीरे धीरे मेरे अंदर बनता गया कि नहीं यार, मुझे इन्हीं लोगों के लिए काम करना है, मुझे इसी तरह का काम करना है। तो उसमें बहुत सारे मेरे वहां पे जो सीनियर्स थे, मेरे जो लीडर्स थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अनिल वर्मा। वो मेरे टीम लीडर हुआ करते थे। तो उनके साथ में हम लोगों ने ये जो पूरी जर्नी स्टार्ट की और मैं बहुत ज्यादा इंटेंसिवली एंगेज हो गया कम्युनिटी के साथ में। तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीजें मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही हैं। इवन लगभग मैंने वहां पे 5 साल काम किया झारखंड के चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में, बड़े ही डीप फॉरेस्ट में हम लोग वहां पे काम किए। 5 साल के बाद पता पड़ा कि मुझे शादी करनी है। तो शादी करने को लेके जब मेरे फैमिली मेंबर्स ने बोला मुझे, तो मुझे लगा कि शायद अब ये जो मैं सैलरी यहाँ पे लेता हूँ शायद वो कम पड़ सकती है। तो मुझे लगा कि मुझे एक शिफ्ट करना होगा और उसमें भी मेरा अच्छा मैं फॉर्चुनेट रहा कि मैंने जिस सेक्टर को चुना वो सेक्टर भी हमारे डेवलपमेंट सेक्टर से मिलता जुलता सेक्टर था। तब मुझे लगा कि काफी मिलता जुलता है। तो मैंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया। उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ में मैंने एमएफआई में इस कास्ट फाउंडेशन में मैंने काफी काम किया और मैंने यहाँ पे देखा कि इवन जो तभी तक मुझे एक्सपीरियंस था गरीबी का इन रूरल एरियाज। कास्ट फाउंडेशन में आने के बाद मैंने देखा कि इवन इक्वल या फिर इवन उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं जो स्लम एरियाज हैं बड़े शहरों के। हम रायपुर के पास काम करते थे, भिलाई के पास काम करते थे, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। तो वहां पे उनकी जो स्लम एरियाज हैं वहां पे हम छोटे छोटे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स बनाते थे, जेएलजी एसएचजीज बनाते थे और उनको हम लोनिंग करते थे। लगभग मैंने 1 साल उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, लेकिन समहाउ मुझे लगा कि उनका प्रायोरिटी डिफरेंट है और मींस क्योंकि उनका लोनिंग उनकी प्रायोरिटी हुआ करती थी, उनको अपना इंटरेस्ट से उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाना था, तो वो एक उनकी प्रायोरिटी होती थी। और तब तक मैं जिसमें काम करके आया था उस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रदान में, उसमें हमारी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी थी कि कम्युनिटी का बेनिफिट कैसे होगा। तो कहीं मुझे मिसमैच लगा अपने वैल्यू सिस्टम के साथ कि मैं वहां पे ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, ऐसा मुझे लगा। और फॉर्चुनेटली जब मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे इसमें नहीं रहना है, तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसी समय। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड निशिकांत दीक्षित, जो डेवलपमेंट सेक्टर में काफी उसने बहुत अच्छा काम किया है और एक वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग और वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट प्रोफेशनल के रूप में मैं उसको जानता हूं। तो उसके थ्रू फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रिलायंस फाउंडेशन में आने की। ये 2007 की बात है। 2007 में रिलायंस फाउंडेशन में आने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसको बहुत जल्दी ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि जितने भी यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो लीडर हैं, सुदर्शन शुचि, वो भी हार्ड कोर डेवलपमेंट सेक्टर से आए थे। वो
उन्होंने डॉक्टर कुरियन के साथ ही जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चला था उसको उन्होंने लीड किया था। तो उस तरह से मेरी शुरुआत रिलायंस फाउंडेशन में हुई। हालाँकि रिलायंस फाउंडेशन में यदि मैं देखूँ तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा लर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे मिली, क्योंकि जैसा हम जब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो मोस्टली जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके कुछ अपने एक स्पेसिफिक कुछ थीम्स होते हैं जिन पे वो काम करती हैं। जैसे मैं प्रधान के साथ काम कर रहा था, वो मोस्टली लाइवलीहुड जनरेशन पे प्रधान काम करता है। रिलायंस फाउंडेशन में हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि रिलायंस फाउंडेशन में हम काफ़ी बड़े कैनवस को लेके काम कर पा रहे थे। रिलायंस फाउंडेशन में हमने ये डिसीजन लिया था कि हम होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेंगे। होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारे जो थीम्स हैं, हमें लगा कि हमें उन सब पे काम करना चाहिए, तभी जाके हम एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे भी काम किया, यहाँ पे हमने फूड सिक्योरिटी पे भी काम किया, यहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काम किया, जो इवन लैंड डेवलपमेंट है, इरिगेशन का जो सिनेरियो है, इन सब चीज़ों पे भी हमने काम किया। हमने न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे रिलायंस फाउंडेशन में ठाना कि हमें इस पे काम करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने बायोडायवर्सिटी को भी देखा कि यदि एक विलेज में बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छे से नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी उसके विलेज के डेवलपमेंट में। तो बायोडायवर्सिटी को भी कंसीडर करना जरूरी है, उस पे भी हमने काम किया। तो बहुत सारी थीम्स थी जिसपे हम लोगों ने रिलायंस फाउंडेशन में काम किया। और फॉर्चुनेटली मैं जब भी इन एरियाज में काम कर रहा था, तो फॉर्चुनेटली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं हर चीज को जीरो से स्टार्ट कर रहा था। काफी सारे प्रोजेक्ट्स, इवन मैंने 2-3 स्टेट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया और मैंने कोशिश की कि उनको एक स्पेसिफिक लेवल तक लेके जाया जाए। बस्तर के बाद फिर मैं आंध्र प्रदेश में मैंने काफी समय तक काम किया, और उसके बाद में फिर मैंने राजस्थान में आके यहाँ पे नई टीम सेटअप करना और नई टीम्स को ग्रूम करना और एक जो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला हमारा विजन था उसको ग्राउंडेड करने का मैंने यहाँ पे काम किया। तो इन सब एक्सपीरियंसेस से काइंड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एक्सरसाइज ये मेरी रही। तो इस तरह से मेरा रिलायंस फाउंडेशन में पहुंचने का और रिलायंस फाउंडेशन के भीतर मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, मनीष। सो सर, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को सुन के मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया बल्कि कम्युनिटीज को भी ट्रांसफॉर्म किया। सो सर, मेरा अगला सवाल है कि डेवलपमेंट सेक्टर में जो यूथ हैं आज, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कैसे वो इसमें आ सकते हैं, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। बिल्कुल मनीष, मुझे बिल्कुल लगता है कि इस चीज की बहुत जरूरत है हमें। इवन ये पूरे जो हमारे नए यूथ हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में अभी इस पश्मोपेश में है कि उनको कौन सा सेक्टर चूज करना चाहिए, उनको हमें एटलीस्ट एक बार ये ऑप्शन जरूर देना चाहिए कि वो डेवलपमेंट सेक्टर को भी ट्राई करके देखें। एक सेटिस्फेक्शन जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है कि आपको डेवलपमेंट सेक्टर ही है जो बहुत अच्छे से दे पाता है। और दूसरी जहां तक बात आती है कि अभी तक एक काइंड ऑफ टैबू है डेवलपमेंट सेक्टर के साथ, कि सबको लगता है कि ये लो पेमेंट्स यहाँ पे है, मीन्स सैलरीज जो हैं वो काफी लोअर कैटेगरीज की। जैसा अभी आप यदि लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स में आप यदि देखेंगे तो बहुत सारा चेंजेस डेवलपमेंट सेक्टर में हुआ है। डेवलपमेंट सेक्टर में ना सिर्फ बहुत सारी न्यू जो एनजीओज हैं उन्हें अपने न्यू एरियाज में न्यू थीम्स उन्होंने सेलेक्ट करने शुरू किए हैं। लाइवलीहुड को छोड़ के इवन आर्ट एंड कल्चर में लोग काम करना शुरू किए हैं। इवन एजुकेशन को लेके बहुत अच्छे काम होने शुरू हुए हैं। उससे भी ज्यादा इवन ये जो एनजीओज यहाँ पे आई हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब से सीएसआर्स ने डेवलपमेंट सेक्टर को एज एन फिलैंथ्रोपिक उन्होंने एक रास्ता चुना है, तो उसके बाद से इस सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। स्पेशली जब से सीएसआर लॉ हमारा इन्फोर्स हुआ है, उसके बाद से बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं। रिलायंस फाउंडेशन, आप इसका वन ऑफ द एग्जांपल देख सकते हैं कि 2000
2007 में हमने इसको स्टार्ट किया था। अभी हम अक्रॉस द नेशन हम काम कर रहे हैं और जो मोस्ट अनडेवलप्ड प्लेसेस हैं वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे रिलायंस फाउंडेशन के अलावा इवन आप देखेंगे तो टाटा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इवन वेदांता काफी सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, इवन जितनी भी हमारी जो डिफरेंट सीमेंट कंपनीज हैं, यदि राजस्थान के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी हमारी जो बड़ी सीमेंट कंपनीज हैं उनके अपने सीएसआर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सीएसआर ने जनरेट किए हैं। और एक और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि अभी जिस तरह का माइंडसेट या जिस तरह का इनिशिएटिव ये कोविड के बाद में गवर्नमेंट्स का, एनजीओस का, सीएसआर जितनी भी एजेंसीज हैं उनका जिस तरह का माइंडसेट बना है, तो हमारे लिए हमारे जो नए आने वाले जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं जिनको डेवलपमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते यहाँ पे खुल रहे हैं। क्योंकि ये इस तरह का एक पेंडेमिक था जिसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है कि हमें कैसे प्रिपेयर रहना होगा इन सब चीजों के लिए। तो क्लीनलीनेस से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसपे अभी इवन गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, इवन सीएसआर भी फोकस कर रहे हैं, हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस पे फोकस कर रहे हैं। जो लोग विलेजेस में जिनको रुकना चाहिए या विलेजेस में रुकने से हम इस तरह की पेंडेमिक वाली सिचुएशन से बच सकते हैं, उनको विलेजेस में रोकने के लिए लाइवलीहुड के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अपने आप में अभियान जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो करंट सिनेरियो जिस तरह का चल रहा है, तो हमारे जितने भी यूथ हैं जिनको अपने लिए इसको एज एन प्रोफेशनल करियर चूज करना है, एज एन प्रोफेशनल इनको चूज करना है, उनके लिए ये बहुत ही सही समय है कि उनको सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल सर, और आपने एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कोविड-19 को लेकर, जहां आज ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स इस सिचुएशन में अनस्टेबल हो गए हैं। हेल्थ सेक्टर को अगर हम छोड़ दे तो डेवलपमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो स्टेबल है, अनअफेक्टेड है और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर है कि जैसे रिलायंस फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आना चाहे इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए और जॉब के लिए, सो उसे क्या करना चाहिए? आई मीन क्या क्राइटेरिया है? बिल्कुल मनीष, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कि रिलायंस फाउंडेशन में यदि आप अपना करियर देखते हैं, इवन आप अपने इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, तो जो पहली चीज है जो आप में चाहिए वो है कम्युनिटी के साथ काम करने की इच्छा, आपका इस डेवलपमेंट सेक्टर को देखने की क्यूरियोसिटी। बियॉन्ड दिस यदि हम देखें कि किस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, तो सर्टेनली रिलायंस फाउंडेशन जो प्रोफेशनल आपके कोर्सेज हैं, इवन डेवलपमेंट से रिलेटेड या इवन आप यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री यदि आप कर रहे हैं तो वो उसके लिए मिनिमम एनफ है। जहां तक बात आती है इंटर्नशिप को लेके, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे यूथ को जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनको जरूर देखनी चाहिए रिलायंस फाउंडेशन के साथ में। क्योंकि ये एक इंटर्नशिप के दौरान रिलायंस फाउंडेशन जिस तरह के एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को देता है या जिस तरह की लर्निंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, वो सर्टेनली उनके लिए एक लाइफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और वो इवन यदि रिलायंस फाउंडेशन में रहते हैं तो भी, या रिलायंस फाउंडेशन को छोड़ के वो और कहीं पे भी अपना डेवलपमेंट सेक्टर में करियर बनाते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन ने जिस तरह से काम किया है, तो बिल्कुल ग्राउंड पे कम्युनिटी के साथ कैसे कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को लेके किस तरह के सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सकते हैं, उन सॉल्यूशंस को डेवलप करते समय कम्युनिटी के ओनरशिप को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव को हमको कैसे इंक्लूड करना है सॉल्यूशन को डिजाइन करते समय। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कोई एक प्रोफेशनल
कैसे अपना बेस्ट इनपुट दे सकता है, ये चीजें, सभी चीजें उन स्टूडेंट्स को करने को यहाँ पे मिलेंगी। लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू वो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस तरह की सीख सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्ट करें रिलायंस को, और यदि उनको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारी जो साइट है रिलायंस फाउंडेशन की, उस पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारी इस सीरीज नो इट फ्रॉम लीडर्स में आकर हमारे यूथ, हमारे व्यूअर्स को अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से मोटिवेट किया, गाइड किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू मनीष, थैंक यू। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने जो ये देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सर्टेनली एक बार जरूर ट्राई करेंगे कि वो इस डेवलपमेंट सेक्टर को चूज करें, और यहाँ पे जो उनको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा उसको वो एंजॉय कर पाए। सो गाइस, आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिस्टर नितिन शर्मा की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिली होगी और डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारी सीरीज में नो इट फ्रॉम लीडर्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।